भारत में गोलू मोलू बच्चों को अक्सर खूब प्यार और पसंद किया जाता है, उन्हें पैम्पर किया जाता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इनमें से कई बच्चों का यही प्यारा शरीर, गोल मटोल शरीर, भविष्य में उनके लिए कई गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकता है। डेटा बताता है कि चीन के बाद सबसे ज़्यादा मोटे और ओवरवेट बच्चे भारत में ही हैं। एक स्टडी के मुताबिक भारत में ओवरवेट बच्चों की तादाद इस वक्त करीब 1.5 करोड़ हो सकती है। और इसी को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने अब स्कूल लेवल पर अभियान चलाने का फैसला किया है, मॉनिटरिंग करने की बात कही है। इसीलिए आज हम आपकी खबर आपका फायदा में आपके बीच में इसी बहस को लेकर आए हैं। बच्चों के मोटापे पर आज बात करेंगे, समझेंगे समाज की वो सोच जिसमें अगर बच्चा मोटा है तो हेल्दी है, इस तरह की सोच होती है। और अगर बच्चा दुबला पतला है तो फिर ये मान लिया जाता है कि या तो घर में खाना नहीं है इनको खिलाने के लिए, या तो माँ बाप जो हैं वो बड़े लापरवाह हैं। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। पहले ये रिपोर्ट देखिए, मैं लौट रहा हूं आज के मेहमानों के साथ, करेंगे विस्तार से चर्चा। भारत में बचपन अब सिर्फ स्कूल बैग के बोझ और ट्यूशन के टाइम टेबल से नहीं दबा है, वो दबा है मोटापे के उस बोझ से जिसे हम गोलू मोलू हेल्दी बच्चा कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। भारत में बचपन का वजन बढ़ रहा है लेकिन सेहत नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2022 में दुनिया भर में 16 करोड़ बच्चे मोटापे से ग्रस्त थे। भारत की तस्वीर भी उतनी ही चिंताजनक है। द लैंसेट जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट बताती है कि 1990 में भारत में 5 से 19 साल की उम्र के केवल 4 लाख बच्चे मोटापे से जूझ रहे थे, जबकि 2022 में यह आंकड़ा 1 करोड़ 25 लाख तक पहुंच गया है। आज की तारीख में मोटे बच्चों का यह आंकड़ा कई अनुमानों में 1.5 करोड़ बताया जा रहा है। 73 लाख लड़के और 52 लाख लड़कियां इस खतरनाक आंकड़े का हिस्सा हैं। यानी अब ये कोई वेस्टर्न समस्या नहीं रही, ये हमारे मोहल्लों, स्कूलों और हमारे घर के आंगन तक आ चुकी है। आखिर कैसे भारत के बच्चे मोटापे का शिकार होते जा रहे हैं, इसके पीछे बड़ी वजह है एक भ्रम जो हमारे समाज में गहराई तक फैला है। मोटा बच्चा है तो तंदुरुस्त है। बच्चा छरहरा या दुबला हो तो परिवार उसे अपनी परवरिश और हैसियत से जोड़कर देखने लगता है, मानो पतला बच्चा कंगाल घर और बेपरवाह माँ बाप की निशानी हो। इस चक्कर में बच्चे की यही गोल मटोल काया आगे चलकर उसे डायबिटीज, दिल की बीमारियां, ब्लड प्रेशर और डिप्रेशन तक पहुंचा देती हैं। इस पर बच्चों को जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, ऑनलाइन गेम्स और इंटरनेट की लत ने मामले को और गंभीर बना दिया। इसे देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने अब स्कूलों में बच्चों के मोटापे की मॉनिटरिंग करने की बात कही, जो पूरे देश में लागू किए जाने की जरूरत है। लेकिन ऐसे और कदम उठाए जाने की जरूरत है ताकि हम आने वाली पीढ़ी को एनसीडीज की गिरफ्त से बचा सकें। बतौर पेरेंट्स हमें ध्यान देना होगा कि बच्चों की सेहत की शुरुआत घर से ही होती है। कोशिश करें कि बच्चा घर का बना खाना ही खाए, जैसे दाल, सब्जी, चावल, ना कि हर दिन बाहर का फास्ट फूड। मोबाइल और टीवी की स्क्रीन से थोड़ा दूर ले जाएं और पार्क की हरियाली की तरफ उसका ध्यान मोड़ें। हफ्ते में कम से कम एक दिन तो ऐसा रखें जब आप खुद उसके साथ खेल सकते हो। साइकिलिंग करें, दौड़ लगाएं या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी करें। हम अक्सर सिर्फ स्कूल के नंबरों पर ध्यान देते हैं, लेकिन अब वक्त है कि बच्चों की फिटनेस को भी उसी तरह गंभीरता से लें। जैसे एक रिपोर्ट कार्ड होता है, वैसा ही फिटनेस का भी ध्यान रखें। और सबसे जरूरी बात, बच्चे को समझाएं कि सिर्फ दिखने में फिट लगना काफी नहीं है, असली बात है अंदर से फिट रहना। यही आदतें उसके आगे के पूरे जीवन की नींव बनेंगी। और आखिर ये याद रखना होगा कि मोटे बच्चों को देखकर गोलू मोलू कहकर उन्हें पैम्पर करने और खुश होने की जगह उनकी फिटनेस पर ध्यान दें। जब तक हम इस भावनात्मक भ्रम को तोड़ेंगे नहीं, तब तक अपने बच्चों को फिट और एक्टिव रहना नहीं सिखा पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अशोक कुमार झिंगन सर हमारे साथ हैं, सीनियर डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर डायबिटीज़, ओबेसिटी एंड बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ सर देखते हैं इस डिपार्टमेंट के तहत। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पे। बीएलके मैक्स हॉस्पिटल से आप जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर ज्योति गुप्ता, डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल हैं केआर मंगलम वर्ल्ड स्कूल की। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गुप्ता आपका हमारे शो पे मैम। हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव रंजन, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रंजन आपका भी हमारे शो पे। डॉक्टर झिंगन, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहा हूँ, और आपका जिक्र इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि सिमिलर स्टडी कुछ साल पहले आपने भी की थी सर, स्कूल लेवल पे जो ओबेसिटी हो रही है बच्चों में, उसके रिजल्ट्स क्या थे सर, और वो स्टडी और जो आज की स्थिति है बच्चों की, क्या उसमें कुछ सिमिलैरिटी देख रहे हैं सर? आपका एनालिसिस सबसे पहले बच्चों के मोटापे पर।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सबसे पहले ये बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया, क्योंकि आजकल जो ओबेसिटी की वजह से ही एक कंडीशन जिसको हम लोग कहते हैं एपिडेमिक ऑफ डायबिसिटी, कि ओबेसिटी की वजह से डायबिटीज़ और उससे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को आगे बहुत ज़्यादा उनका इंसिडेंस बढ़ रहा है। और ये जो स्टडी थी हमने की थी उसमें 2017 में कंक्लूड किया था, और उसमें सबसे मेन चीज़ यही थी कि स्कूलों के अंदर गवर्नमेंट की परमिशन लेके सभी स्कूलों के अंदर एजुकेशन और उन सब बच्चों का जो है वो देखा गया था कि उनका BMI कितना है, उनका वेट कितना है, उनकी फूड हैबिट्स कैसी हैं, और उसके बेसिस पे एक हमारा जो नतीजा निकला था वो यही था कि बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा रुझान था फास्ट फूड के लिए, बर्गर कोला कल्चर के लिए। एट द सेम टाइम फिज़िकल एक्टिविटी जो है बहुत कम थी। स्क्रीन टाइम जिसको कहना चाहिए वो बहुत ज़्यादा था। बच्चे जो है अक्सर टीवी के सामने बैठ के अपना खाना खा रहे हैं, और उसके बाद जो है खाने का भी फिर उसमें पता ही लगता है। और इस तरह का जो खाना जिसमें बहुत ज़्यादा फास्ट फूड होता है, बहुत ज़्यादा चर्बी होती है, बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, तो ये सब मेन चीज़ें थी जो बाद में हमने गवर्नमेंट को किया, और उसके बाद में उनसे ये भी कहा कि किस प्रकार से एक 5 पॉइंट प्रोग्राम भी दिया था कि किस तरह से आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी को एनकरेज करें, इंसेंटिव प्रोग्राम करें कि बच्चे जो फिजिकल एक्टिविटी में स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करते हैं उनको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएँ। स्कूलों के अंदर जो है फास्ट फूड आउटलेट्स बंद करें, क्योंकि ये देखा गया अगर इस स्कूल के हाफ ए किलोमीटर के अंदर अगर कोई स्कूल फास्ट फूड आउटलेट है तो बच्चों के अंदर ओबेसिटी और स्कूलों की अपेक्षा कम होती है। ये भी देखा गया कि जब यही फास्ट फूड बिल्कुल नियर है या स्कूल के अंदर है तो 5.2% ओबेसिटी के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसी बेसिस पे हमने उनसे कहा कि आप फास्ट फूड आउटलेट्स हैं उनको बंद करें, और इसका थोड़ा इफेक्ट भी हुआ, तो उसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी उस पर एक्शन लिया। प्रिंसिपल्स को कहा गया कि आप इसमें जो है बच्चों, क्योंकि होता क्या है कि बच्चों के ऑलरेडी स्ट्रेस इतना ज़्यादा है पेरेंट्स की तरफ से, स्कूल की तरफ से, और उसकी वजह से जो है फिज़िकल एक्टिविटी निल हो गई है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में फूड हैबिट्स हो गई हैं, सीडेंट्री हैबिट्स हो गई हैं, मोर एक्सपोजर टू दी स्क्रीन टाइम, कंप्यूटर के सामने जो गेम्स हैं उनके साथ बैठ के, और फिर क्या होता है कि पेरेंट्स के पास लिमिटेड टाइम है, और ये जो चीज़ शुरू होती है फैमिली लेवल पे ही होती है। बिहेवियर जो चेंजेस आते हैं मेंटल स्ट्रेस से शुरू होकर सारे ही उसमें फैक्टर्स होते हैं जो इसको बढ़ाते हैं। एब्सोल्युटली सर। मैं इससे पहले कि मैम के पास जाऊं उससे पहले मैं थोड़ा सर के पास आना चाहूँगा, डॉक्टर राजीव रंजन आपके पास आना चाहूँगा। ये जो इंडियन फैमिलीज़ में सर ये पेरेंट्स का उनके बच्चों के प्रति प्यार को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है, वो है ओवर फीडिंग, और बड़ा अच्छा महसूस करते हैं हमारे पेरेंट्स। और अक्सर जैसा हमने रिपोर्ट में भी जिक्र किया कि ओवर फीडिंग को इंडियन सोसाइटी में फूड विद केयर एंड प्रॉस्पेरिटी इसके साथ एसोसिएट किया जाता है सर। और 26 बच्चों को कहा जाता है कि वेल फेड चाइल्ड है ना, तंदुरुस्त बच्चा है, खाता पीते घर का बच्चा है। ये मिस्टेकन आइडिया सर, इसको बतौर डॉक्टर आप कैसे देखते हैं जब बच्चे आपके पास आते हैं, ओबीज बच्चे आते हैं, बीमार बच्चे आते हैं, उस वक्त सर आपका एनालिसिस उस थॉट प्रोसेस पर? दीपक जी नमस्कार, और मैं जी बिजनेस के माध्यम से इस टॉपिक के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। और सबसे पहले बताऊंगा कि हर तीसरा बच्चा जो मेरे क्लिनिक में आता है जिसकी उम्र अगर 6 साल से ऊपर है तो लगभग वो ओबेस होता है, और ओबेस होना बिल्कुल हेल्दी नहीं है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इंडियन कल्चर में एक मीथ है, मैं बोलूंगा भ्रांति है, कि अगर मोटा बच्चा है इसका मतलब हेल्दी है, जबकि वो बिल्कुल हेल्दी नहीं है। और जहां तक आपने ओवर फीडिंग की बात करी, तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों का ध्यान रखना चाहिए। हमेशा बैलेंस डाइट देना चाहिए और पोर्शंस पे ध्यान रखना चाहिए। कम पोर्शन के फूड रेगुलर इंटरवल पे देने से बच्चे ओबेस नहीं होंगे। और आज जो फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड का कल्चर है उसके वजह से बच्चे नॉर्मल खाने से दूर होते जा रहे हैं। वो अति स्वादिष्ट मैदा युक्त प्रोडक्ट, फास्ट फूड जो कि हाई कैलोरी है, शुगर बेस्ड फूड है, उसके वजह से वो नेचुरल न्यूट्रिएंट्स वाले फूड से काफी दूर हो रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। मैं अपने क्लिनिक में खास करके अभिभावकों को समझाता हूं कि आपको हेल्दी रहना है। और एक आपके प्लेटफॉर्म के तहत स्कूल के लिए भी मैसेज है, एडमिशन के वक्त में वो हेल्थ फिटनेस सर्टिफिकेट मांगते हैं। मैं चाहूंगा कि प्रति माह उनको अपने पेरेंट्स से बोलना चाहिए कि आप अपने पेडियाट्रिशियन से इनका हेल्थ चेकअप कराएं, और एक रेगुलर मंथली बेसिस पे रिपोर्ट जानी चाहिए कि बच्चा अच्छा कर रहा है कि नहीं। रातों रात बदलाव नहीं होगा, अगर हम निरंतर उस पर ध्यान रखेंगे तो जरूर इसमें सुधार लाया जा सकता है। एब्सोल्युटली। और इसमें सुधार लाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी जो है वो
स्कूल्स भी होते हैं, इसीलिए मैं मैम के पास आऊँगा। डॉक्टर गुप्ता मैम, स्कूल्स भी बच्चों के लिए ख़ास तौर से हम कह सकते हैं, क्योंकि बच्चा 6 से 8 घंटा और कई बार तो उससे ज़्यादा भी बच्चा अपनी लाइफ का स्पेंड कर रहा है स्कूल में, तो क्यों ना स्कूल जो हैं वो फ्रंटलाइन हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स बने। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ कुछ रस्म अदायगी ज़रूर है, मैं सारे स्कूल्स का जिक्र नहीं कर रहा हूँ मैम, बट ऐसा लगता है कि कुछ बस कॉस्मेटिक मेजर्स हमने बना दिए परंपरागत रूप से, कि भाई पीटी क्लासेस हो गई, सुबह की असेंबली में थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटीज़ हो गई, एंड वो उनके जीवन में वो परिवर्तन नहीं ला पाते जिनकी अभी आवश्यकता है। मैम, तो कैसे स्कूल्स इसमें फ्रंटलाइन हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स का काम कर सकते हैं? बिल्कुल, स्कूल्स आपने ठीक कहा कि बच्चे एक तो हमारे साथ जो है 6 से 7 घंटे बिताते हैं। दूसरा, जब बच्चा हमारे पास आता है वो सिर्फ 2.5 या 3 साल का होता है, और जब वो जाता है हमारे पास से तो वो 18 साल का होता है। तब तक उसकी आदतें, उसकी सेहत, उसकी हेल्थ सब कुछ बन गई होती है। तो इसके लिए जरूरी है कि सब स्कूल्स जो हैं वो कॉन्शियसली इसकी तरफ काम करें। जैसे हम लोगों ने करीबन 15 साल पहले फ्रूट ब्रेक शुरू कर दी, फ्रूट एंड वाटर ब्रेक। तो वो एक 10 मिनट की ब्रेक अलग से हम सुबह 9 बजे करते हैं, ताकि हर बच्चा उसमें फ्रूट खाए, और एक दूसरे बच्चों को देख के वो लोग घर से फ्रूट्स लेके भी आते हैं और उसको खाते भी हैं। सुबह खाली पेट ना आए, उसके लिए वो नाश्ता करके आए, वो एक गिलास दूध पी के आए। तो उसके लिए भी असेंबली में भी हम बात करते हैं, और पेरेंट्स को हम उसके बारे में लिख के भी भेजते हैं। उसके बाद मॉर्निंग 1 आवर, जैसे हमारा स्कूल है वो 6 घंटे का स्कूल ना होके 7 घंटे का स्कूल है। सुबह का 1 घंटा हमारे सब बच्चे खेलते हैं। सो 9वीं से 12वीं 1 घंटा खेलते हैं, 6ठी 7वीं 8वीं दूसरे घंटे खेलते हैं, और उससे छोटे बच्चे 2nd to class 5 तीसरे घंटे में खेलते हैं। कोचेस आते हैं बाहर से और वो फिजिकली फिट ये इंश्योर करते हैं कि सब बच्चे खेले। उसके लिए भी हमें चाहे एक अलग से प्रोग्राम चलाना पड़ा, अलग से कोचेस रखने पड़े, बट वो किए। पिछले 12 सालों से हम लोग ये प्रोग्राम भी चला रहे हैं, और हमने देखा है कि बच्चे जब योगा करने जाते हैं, और हर क्लास हफ्ते में 1 दफा योग करने के लिए जरूर जाती है, तो उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, उनको बेसिक आसन, उनको बेसिक एक्सरसाइजेस सबको पता है। फिर हम लोग जो कैंटीन में है वो दाल, चावल, रोटी, सब्जी सर्व करते हैं। हम लोग फ्राइड आइटम सर्व नहीं करते, हम लोग नूडल्स, पास्ता ये सब सर्व नहीं करते। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स को भी बताया जाए कि शुगर का कंटेंट जो है वो बच्चों के खाने में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आर्टिफिशियल शुगर नहीं देनी चाहिए, बच्चों को फ्रूट्स खाने चाहिए, नेचुरल शुगर की उनको आदत डालनी चाहिए, क्योंकि जैसा ही स्वाद उनके हम डालेंगे बचपन से, तो वैसा ही उनकी लाइफ में आ जाएगा। इसके साथ साथ हम जो बच्चे स्कूल में नहीं खाना चाहते, तो हम एक उनका मेन्यू टाइम टेबल बनाते हैं कि आज राइस डे है, आज मिलेट्स डे है, आज व्हीट डे है, आज पराठा डे है, आज रोटी डे है। तो इस तरीके से, और फ्राइडे को फिर हम उनको छोड़ते हैं कि आज आपका जो भी मन है आप वो टिफिन में लेके आइए। मैम, बहुत अच्छे आपके ये सारे जो आपने उपाय किए हैं मैम, आई एम श्योर ये बहुत अच्छे उपाय हैं। बट ये होता क्या है कि जिन स्कूलों में थोड़ा सा जागरूकता होती है, जैसे आपका है, तो वहाँ तो ये लागू हो जाते हैं, बट अदरवाइज जो पूरे के पूरे हमारे स्कूल सिस्टम में, जिसको एक बोलते हैं ना कि हेल्थ के प्रति एक डीप सबकॉन्शियस लर्निंग पैदा करना, कि बच्चा स्कूल आ रहा है और स्कूल से जब घर जा रहा है तो पढ़ाई के साथ साथ उसके चैप्टर्स के साथ साथ उसके आज जो उसने सीखा है पढ़ाई के साथ साथ एक डीप अंडरस्टैंडिंग उसकी हेल्थ के बारे में भी जनरेट हो रही है। ये इस तरह के माहौल के लिए हमें क्या करना होगा, किस तरह के इंटरवेंशंस की आवश्यकता होगी? एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर चर्चा। देखते रहिए आपकी खबर, आपका फायदा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर झिंगन, आपके पास आ रहा हूँ सर, और आप थोड़ा सा, मैं आपको भी सर वही सवाल पूछ रहा हूँ, और आपका चूँकि बड़ा वृहद अनुभव है इस क्षेत्र में, तो मैं थोड़ा सा जो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ हैं इसके, मैं उस पर आपका थोड़ा सा एक नज़रिया चाह रहा था। पुराने ज़माने में तो कहा जाता है कि ठीक है, उस वक्त कुपोषण था, भूखमरी थी, तो इसलिए मोटापा जो है वो एक तरह से संपन्नता का प्रतीक माना जाता रहा होगा, तो ये हमारी बात समझ में आती है। लेकिन आज की बच्चा अगर छरहरा है, दुबला है तो बीमार है, ये सोच आज भी कायम है सर। बड़ों का
जो भावनात्मक नज़रिया है वो भी इसमें है। दादी नानी की जो पीढ़ी है वो मानती रही है कि बच्चा गोल मोल है तो खाना खाने वाला है, माँ बाप इसके अच्छे होंगे, इस पर ध्यान दे रहे होंगे, जितना ज़्यादा खाना खिलाओ उतना प्यार जताने का तरीका ये माना जाता है। ये जो सर जो हमारे सामाजिक संदर्भ हैं, ये एक बच्चे को आगे बीमार करने के लिए और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्पैक्ट करने के लिए कितने बड़े जिम्मेदार हैं सर? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा डोल साहब, क्योंकि मेन चीज़ यह है कि पहले टाइम में क्या होता था, एक जॉइंट फैमिली कल्चर होता था, तो सब लोग जो है घर के लोग इकट्ठा ही खाना खाते थे। इट वाज नॉट ए सेपरेट कि अलग से उनको बच्चों को सर्व किया जाए। अभी क्या होता है, पहले बच्चा जब रोता था तो इसका मतलब उसको भूखा है तो उसको खिलाया जाता था। अब एक नया कल्चर है कि बच्चे को ज़बरदस्ती खिलाया जाता है और टीवी के सामने या उसके मोबाइल के सामने बिठा दिया जाता है और वो रोता रहता है। तो ये जो नया कल्चर चेंज हुआ उससे बहुत कुछ बदल दिया। जो आपका मेन था उसमें जो हेल्दी फूड था, आज के टाइम से कैलोरीज भी ज़्यादा थी लेकिन बच्चे उसको कंज्यूम करते थे। अधिकतर टाइम पेरेंट्स भी कहते थे जाओ खेल के आओ, बच्चे भी अपना खूब खेलते थे और सब तरीके के इवन जो है नॉर्मल जो है जो गांव में या विलेजेस में जो आज भी खेल खेले जाते हैं उन सब में वो एक्टिविटी करते थे, दौड़ भी लगाते थे, साइकिल भी चलाते थे, तो जो भी खाते थे वो हजम हो जाता था। अभी क्या हो रहा है कि कैलोरीज खाना जो हम बहुत ज़्यादा खाते हैं उसी की वजह से वो अपना लिवर पे डिपॉजिट हो जाता है और उससे फैटी लिवर हो जाता है और उसी की वजह से आगे चल के इंसुलिन रेसिस्टेंस और ये सब बीमारियां होती हैं। मेन चीज़ देखिए, इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि जैसे हमने स्कूल के अंदर किया था तो डायबिटीज़ एजुकेशन जब स्कूलों के अंदर किया तो उसमें सारा कुछ करके तभी इसके बेसिस पे हमने गवर्नमेंट को भी गाइडलाइंस दी थी। तो मेरा ये कहना है कि ये जो प्रॉब्लम है वो सब लेवल पे होगी। पेरेंट्स को भी हैंडल करना होगा। जब आप पेरेंट टीचर एसोसिएशन मीटिंग करते हैं उसमें स्ट्रेस करें कि आप बच्चों को क्या खिलाते हैं, क्या एनालिसिस करें, किस तरह का खाना, उस पर कितना टाइम पेरेंट्स डिवोट करते हैं बच्चों के लिए, खुद कितना हफ्ते में 2 दिन जाएं, बजाय उसको अब क्या होता है कि उसको खुश करने के लिए वीकेंड पे उसको फास्ट फूड आउटलेट ले जाते हैं। वो कल्चर बंद होना चाहिए और माँ बाप को भी बदलना पड़ेगा। सबको घर में एक हेल्दी फूड की हैबिट होगी तभी आगे होगा। क्योंकि डोल साहब एक चीज़ हम लोग कहते हैं ना, ओबेसिटी रन्स इन द फैमिली। ओबेसिटी डज नॉट रन इन द फैमिली बिकॉज नोबडी रन्स इन द फैमिली। क्योंकि लोग चलते ही नहीं तो ओबेसिटी तो हो ही जाएगी। और ये बात बिल्कुल सही है। क्यों इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि यही ओबेसिटी की वजह से हम लोगों ने जब स्टडी की थी तो क्लास 3 से बच्चे को कोई पता नहीं होता, लेकिन जब वो 5th क्लास तक पहुंचता है तो उसकी सारी फूड हैबिट्स सीनियर को देख के, घर के लोगों को देख के बदल जाती है। तो जो ये क्रांतिकारी चेंज लाना पड़ेगा ये क्लास 3 के लेवल पे ही लाना पड़ेगा स्कूलों के अंदर, तभी हम ये बदलाव ला सकते हैं। और इसके लिए सब लोगों को, क्योंकि गवर्नमेंट तो पूरे प्रयास करती है लेकिन अकेले गवर्नमेंट के प्रयास से नहीं होगा। इट नीड्स ए कम्युनिटी बैकग्राउंड, पीयर सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट, स्कूल के टीचर्स का पूरा सपोर्ट हो, क्योंकि वो होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, ना कि सिर्फ इसको जो है मुझे खुशी है को बड़ा पढ़ाई की तरफ जोर। एब्सोल्युटली सर, मुझे खुशी है सर कि आपने इतनी वृहद, इतनी एक्सटेंसिव आपने लोगों ने रिसर्च की है और जिस प्रिसिशन के साथ आपने जो कहा है ना कि स्कूल्स में भी अगर इंटरवेंशंस की आवश्यकता है तो वो क्लास 3 से होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि इससे पहले कोई स्टडी जो है वो क्लास वाइज इतने प्रिसिशन के साथ आई हो। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर। ग्लैड सर कि आपने हमारे शो पे इसका जिक्र किया। आई एम श्योर ये बात दूर तक जानी चाहिए। मैं अब डॉक्टर राजीव रंजन आपके पास आ रहा हूँ सर। और आजकल हम देख रहे हैं सर कि कुछ मैंने खबरें पढ़ी 10 साल से कम उम्र के बच्चों में भी फैटी लीवर, छोटे बच्चों में, ख़ासतौर से जो ग्रोइंग बच्चे हैं उनमें बीपी, और मुझे लगता है कि ये साइलेंट हाइपरटेंशन, प्री डायबिटीज़, ये कई बच्चों में हाई बीपी, इंसुलिन रेजिस्टेंस शायद शुरू से ही शुरू हो जाती है सर, क्योंकि कोई लक्षण दिखाई नहीं देते तो डायग्नोसिस लगातार टलती रहती है और फिर जब 20s में आते हैं तो टाइप 2 डायबिटीज़ या फिर स्ट्रोक का कारण बनते हैं और उस वक्त लोग फिर टटोलते रहते हैं कि साहब अचानक क्या हो गया, यंगस्टर्स में अचानक ये क्या हो रहा है। तो वो रूट्स जो हैं वो बचपन से जुड़े हुए हैं, इस पर ध्यान शायद कोई देता नहीं। इसको देखते हुए सर आपको लगता है कि डायग्नोसिस का हमें दायरा थोड़ा और बढ़ाकर थोड़ा बच्चों पे भी ले जाना चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं दीपक जी। मैं सर की बातों से सहमत हूँ। थोड़ा मैं उसको और नीचे लाऊंगा। अगर आप देखें कि क्लास 3 तक बच्चा जाते जाते थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाता है, फूड सेंस में अगर हम बात करें तो इसमें जैसे वैक्सीनेशन होती है पेडियाट्रिशियंस के पास, वहां पे ग्रोथ मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है कि बच्चे का वेट किस हिसाब से बढ़ रहा है।
हमारे पास अक्सर बच्चे 5 साल तक वैक्सीन के लिए आते हैं। यानी अगर पीडियाट्रिशियन चाहे और इस पे ध्यान दे तो अभिभावकों को गाइड कर सकते हैं कि आपको किस टाइप के फूड हैबिट्स बच्चे को डालने हैं, क्या देना है, क्या नहीं देना है। और बिल्कुल फैटी लीवर, कॉन्स्टिपेशन और डायबिटीज के केसेस बच्चे में काफी बढ़ गए हैं, और इसका मूल कारण है फास्ट फूड और जंक फूड। सर मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा बच्चियों का भी। आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, इंटरप्ट यू, बट जो हार्मोनल इम्बैलेंस और अर्ली प्यूबरिटी का बच्चियाँ सामना करती हैं सर, हार्मोनल असंतुलन, क्योंकि ये खासतौर से लड़कियों में, बच्चियों में मोटापे की वजह से जुड़ा हुआ है, जल्दी पीरियड शुरू होना, ये मानसिक रूप से जो उनको शर्मिंदगी और आत्मसंकोच की भावना में घसीटता है, ये सर, और इसकी जड़ में यही मोटापा। तो सर बच्चियों के लिए खास तौर से हमें सोच के साथ साथ हमें दायरा भी बढ़ाना पड़ेगा सर अपनी मानसिकता का सर। बिल्कुल, और इसमें अभिभावकों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा मानता हूं कि घर बहुत बड़ा स्कूल है, हम सारी जिम्मेदारी स्कूल पे नहीं डाल सकते हैं। अभिभावकों को आना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। जो समय की कमी है, जो आउटसाइड फूड कल्चर है, जो हमारी लाइफ स्टाइल बदली है, बच्चों को कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। हर बातों पे उनको समझा कर आप कर सकते हैं, आप डांट करके या मार करके उनसे काम नहीं करा सकते। एब्सोल्युटली सर, ये पूरे ये सारे स्टेक होल्डर्स जितने हैं, समाज, परिवार, तंत्र हमारा, सरकार हमारी, ये सब की जिम्मेदारी है कि आगे आके एक युद्ध स्तर पर ही मैं कहूँगा, अब जब घोषित हो ही गया है कि भाई डायबिटीज़ की हम कैपिटल बन चुके हैं, तो क्यों ना इसे एक संघर्ष का मैदान कन्वर्ट कर दिया जाए और फिर लड़ा जाए अपने हिसाब से इससे लड़ाई, और हम सक्षम हैं, इसमें कोई शक नहीं है। गुप्ता मैम, थोड़ा सा मैम आप उन स्कूल्स के लिए मैम थोड़ा सा अपने अनुभव से टिप्स दीजिए जहाँ पर ऐसा लगता है कि बच्चों को हेल्थ के बारे में कॉन्शियस करना या उनको जागरूक करना बड़ा खर्चीला अफेयर है। बहुत सारे स्कूल्स कहते हैं कि जी साहब हम पढ़ाई पे बच्चों की ध्यान दें, कि उनकी फिटनेस पे ध्यान दें, ये खर्चा कौन लाएगा साहब, पीटी टीचर्स कौन लेकर आएंगे, उनके लिए हम एथलेटिक्स मीट्स कराते रहेंगे तो हमारा बजट गड़बड़ा जाएगा। आई मीन इसको बजटरी एलोकेशन से बहुत सारे स्कूल्स जोड़ते हैं। मैम आपके पास कुछ आइडिया, कुछ टिप्स मैम, कि जहाँ पर हेल्थ की बात भी हो और जरूरत नहीं है, इसमें कुछ भी खर्चे की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि उन लोगों ने स्कूल में जाके पूरा सर्वे किया है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं जहाँ के डॉक्टर्स आके फ्री में बच्चों को न्यूट्रिशन के बारे में बताते हैं और वर्कशॉप्स लेते हैं, पेरेंट्स की भी, बच्चों की भी। हर बच्चा अपना कैलोरी काउंट जो है खुद कर सकता है, उसको एज अ हॉलिडे होमवर्क दे सकते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स हम कर सकते हैं जिसमें बच्चा जो भी खा रहा है उसको कॉपी में लिख के अपने काउंट्स को उसको तय कर सकते हैं। हर स्कूल में फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स जो हैं वो जरूरी हैं, मैंडेटेड हैं सीबीएसई की तरफ से, और स्टेट स्कूल्स में भी होते हैं। तो बच्चों को फिजिकली फिट रखना, उनके लिए रोज एक पीरियड बना देना जिसमें कि आधा घंटा 40 मिनट वो लोग क्लास में नहीं बैठेंगे। और ये सीबीएसई ने भी सर्कुलर पहले दिया था कि हफ्ते में एक दिन पीई पीरियड नहीं होना चाहिए, बट हर रोज होना चाहिए। तो उसका अमल हमें करना चाहिए। उसके साथ साथ बच्चों को जागरूक करें कि मिलेट्स हैं, मिलेट्स को खाना चाहिए, या मैदे को नहीं खाना चाहिए, या कार्ब्स कितने हाई खाने चाहिए, शुगर नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर बच्चे अपनी खुद की लर्निंग का, खुद की हेल्थ का ओनर्स लेंगे तो उनको समझ में आने लगेगा कि उनको ये सब नहीं खाना। ये कोई ऐसा नहीं है कि पढ़ाई से अलग है। अगर बच्चे बायोलॉजी पढ़ते हैं, ईवीएस पढ़ते हैं, तो ये सब उनके चैप्टर्स में दिया गया है, बट एक्सपीरियंशियल लर्निंग के तहत, और वही हमारी नई शिक्षा नीति जो है 2020 वो भी कहती है कि हमें बच्चों को जागरूक बनाना है, उनको लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाना है। अगर वो खुद ही ओनर्स नहीं लेंगे और खुद ही नहीं समझेंगे इसके बारे में, तो बाद में जाके उनको दिक्कत होगी। तो इनमें कोई भी खर्चा नहीं है, ये सब एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। अगर आप बच्चों के लिए टाइम टेबल बना देंगे कि सभी बच्चे जो है पराठा लेके आएंगे या रोटी लेके आएंगे या चावल लेके, यानी कि ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो हर स्कूल अपना सकता है, हर फैमिलीज अपना सकती हैं, हर ग्रुप अपना सकता है, हर वो सोशल इकाई अपना सकती है जो बच्चों के इर्द गिर्द है। तो क्यों ना इसकी शुरुआत की जाए। कुल मिलाकर हम तो यही कहेंगे कि भाई गोलमोल बच्चा ज़रूरी नहीं है कि हेल्दी हो, और हेल्दी बच्चा ज़रूरी नहीं है कि वो पतला हो या कमज़ोर दिख रहा हो। असली सेहत जो है वो शरीर में है, मन में है और आदतों के संतुलन में है।
और ये भी थोड़ा सा समझिए इस चीज़ को कि मोटा होना बीमारी नहीं है, लेकिन उसे अगर अनदेखा किया, उस मोटापे को, उस गोल मटोलपन को अगर अनदेखा किया तो तब बीमारी ज़रूर बन जाएगी आकर, इस बात की गारंटी ज़रूर होगी। तो कुल मिला के हम सबको बदलना है, सोच बदलनी है और बच्चों के बचपन को सेहत के नज़रिए से एक अलग दिशा में देखना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। डॉक्टर गुप्ता मैम, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। डॉक्टर राजीव रंजन सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। डॉक्टर जिंगन सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम सर। शो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।